नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना जो होता है वो होता है तंत्रिकाओं में नियंत्रण, है ना। तंत्रिकीय नियंत्रण। अब ये क्या होता है कि जैसे आप श्वसन करते हो, है ना, तो श्वसन करने में ऐसा कि कभी कभी अपने शरीर को क्या होता है कि किसी चीज की ज्यादा आवश्यकता हो सकती है ना। जैसे कि मान लो आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी, है ना। तो उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करेंगे अपन अंत शोषण करेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा, ताकि जो ऑक्सीजन की कमी हुई है वो क्या हो, वापिस से बढ़ जाए, है ना। तो अब यार अपने शरीर को किससे पता चलेगा कि यार अपने अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है ना। किस वजह से पता चलेगा ऐसा कि ऐसा हो रहा है, जिसकी वजह से अपन क्या करने लग जाएंगे, अंत शोषण, है ना। तो उस ये जैसे मैंने अभी बताया ना ये प्रोसेस कि किससे पता चल रहा है वो अपन पढ़ेंगे, है ना। क्यों कर रहे हैं वो तो आपको पता है, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या हुई है, कमी, है ना। अब कर क्यों रहे हैं, कौन है अपने ब्रेन को बताने वाला, अपना जो मस्तिष्क है ना, उसको कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो बताएगा इस चीज को कि आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो गई है, कमी। तो अपन को उसको क्या करना है, बढ़ाना है ना। उसके लिए पढ़ेंगे अपन तंत्रिकीय नियंत्रण। अब क्या बोलता है कि जो मानव शरीर, मानव के अंदर जो श्वसन होता है उसको नियंत्रित करने के लिए कुछ केंद्र होते हैं, है ना। वो केंद्र जो होते हैं वो पाए जाते हैं पोन्स फेरोली और मेडुला ऑब्लंगेटा, है ना। आप बोलोगे सर ये क्या होता है ना। तो आपने एक चीज पढ़ोगे, आपका जो तंत्रिकीय चक्र वाला एक चैप्टर आएगा लास्ट सेकंड, है ना। तो उसमें आप देखोगे कि आपका पूरा जो मस्तिष्क है, आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, उसके बारे में आप पढ़ोगे, है ना। अब ब्रेन के बारे में पढ़ोगे तो ब्रेन के 4 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, है ना। तो जिसमें जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है ना आपका फोर ब्रेन, उसके ये दोनों पार्ट होते हैं, कौन कौन से, आपका पोन्स फेरोली और मेडुला ऑब्लंगेटा, है ना। ये जो मैंने बताया है ये आपका मस्तिष्क है, आपका ब्रेन है ना, हमारा ब्रेन है, मेरे पास भी है ना, हाँ आपके पास भी है, वही चीज ये अपना क्या है, ब्रेन है। तो मैंने बोला है कि जो मानव शरीर के अंदर जो नियंत्रण करते हैं किसको, श्वसन को, वो केंद्र कहां पे पाए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही था, कहां पाए जाते हैं, तो आंसर जाएगा पोन्स फेरोली और मेडुला ऑब्लंगेटा, है ना। नीट लेवल पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बहुत सारी टाइम क्या होगा कि ए ऑप्शन देगा पोन्स फेरोली, बी ऑप्शन देगा मेडुला ऑब्लंगेटा, सी ऑप्शन देगा बोथ, है ना, और डी ऑप्शन देगा नन ऑफ दिस। तो अपना आंसर क्या जाना चाहिए, सी, है ना, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा दोनों ही। क्यों, क्या होता है कि जैसे आपका मान लो ये वाला जो है ये आपके स्पाइनल कॉर्ड में जाके कंटिन्यूस हो जाता है ना। स्पाइनल कॉर्ड का बनता है कहां से, अपने ब्रेन से, जो पीछे आपका जो वर्टिब्रल कॉलम वाला पार्ट होता है ना, अरे कष्टेरोकू, हाँ वही वाला चीज, है ना। तो ये उससे कंटिन्यूस हो जाती है आपके वर्टिब्रल कॉलम में पीछे पीछे, है ना। तो अब मेरा बोलने का ये था कि जैसे ये मेडुला और ऑब्लंगेटा जो होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं, जैसे ये आपका फोर ब्रेन का पार्ट है, इतना इतना, है ना। मैं अभी खाली वो करूंगा तो थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है आपका फोर ब्रेन। अब इसमें जो ऐसे पेड़ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये होता है आपका सेरिबेलम। क्या होता है, सेरिबेलम, है ना। इस सेरिबेलम कहां से जुड़ा होता है, तो ये वाला पार्ट जो है ना आपका, ये होता है आपका मेड्यूला। कौन सा वाला, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे अपन, मेड्यूला, है ना। मेड्यूला से जस्ट ऊपर जो होता है ना, ये वाला पार्ट होता है आपका पोन्स, पोन्स फेरोली, ठीक है। क्या होता है, पोन्स फेरोली, है ना। अब ये आप बोलोगे कि आपका जो टॉपिक दिया हुआ है ना, श्वसन एवं गैसों के विनिमय, वहां पे इतनी सारी चीजें नहीं बताई है ना। यहाँ पे क्या है कि एनसीईआरटी अपनी ऐसी होती है कि उसमें एक वर्ड दे दिया जाता है बस, बाकी उसको हमने क्या किया है कि आपको क्या होता है हर चीज क्लियर हो जाए, उसके लिए इन वर्ड्स को हमने एक्सप्लेन कर लिया है। उसकी वजह से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सर ज्यादा पढ़ा रहे हैं ना, तो ज्यादा पढ़ा रहे नहीं है, पढ़ा वही रहे, बस वो जो वर्ड दिया है उसके बारे में कुछ आपको बता रहे हैं, है ना। अपन को पढ़ना है, समझना है, रटना नहीं है उस चीज को, है ना।
क्या होगा कि हर एक चीज आपकी अच्छे से क्लियर होगी, तो आपके कंसेप्ट जो होंगे ना वो बहुत अच्छे होंगे। अब क्या हो रहा है कि जो श्वसन के लिए मानव शरीर जो होता है उसके अंदर कितने केंद्र होते हैं, तो 4 केंद्र होते हैं, है ना। तो 4 केंद्र कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले 2 देखते हैं, कौन कौन से वाला। एक होता है न्यूमोटेक्सिक सेंटर और एक होता है एपन्यूस्टिक सेंटर। क्या बोला है मैंने, एक होता है न्यूमोटेक्सिक सेंटर और दूसरा वाला क्या होता है, एपन्यूस्टिक सेंटर। इसके अलावा भी 2 होते हैं, एक होता है वीआरजी और दूसरा वाला होता है डीआरजी, है ना। वीआरजी और डीआरजी, वीआरजी और डीआरजी क्या है, तो वीआरजी और डीआरजी होते हैं। वीआरजी वो होता है जो क्या करता है, अंतर शोषण को क्या करता है, बढ़ाता है ना। और ये वीआरजी क्या करता है, जो कि क्या करता है, आपके निशोषण को बढ़ाता है ना। दोनों के काम मैं पहले आपको कर दूं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सबसे पहले पढ़ी जाएगी, है ना, उसके बाद दूसरी चीजें, क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर डीआरजी वीआरजी नाम यूज किए हैं ना, बताया गया है। इसकी वजह से मैंने क्या बोला है कि आपका वीआरजी क्या काम करता है, जो निशोषण को बढ़ा देता है ना। और आपका डीआरजी क्या काम करता है, जो अंतःशोषण को बढ़ा देता है ना। अब इन दोनों बाकी 2 का क्या काम है, आप बोलोगे सर कि यार न्यूमोटेक्सिक सेंटर और एपन्यूस्टिक सेंटर का क्या काम है, आपने इन दोनों के तो बता दिए मेरे को, है ना। अब इसका और इसका देखते हैं। अब ये क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है, आपकी बॉडी के पास सिग्नल कहां आता है ना, और कौन लेके आता है ना। तो ये क्या होता है कि यहां से कुछ नर्व्स होती है ना, क्या होती है, नर्व होती है ना। इन नर्व का यही काम होता है कि ये क्या करती है, सिग्नल्स को, मैसेज को, ये जो आपकी तंत्रिकाएं होती है ना उनके थ्रू लेके आया जाता है ना, उनके द्वारा लेके आया जाता है, कहां पे, ब्रेन के पास, है ना। अब उस टाइम लाने के बाद इन सेंटरों का काम चालू होता है। ये दोनों सेंटर ऐसे होते हैं, ये इनको बोलते हैं कि भाई अपने अंदर, हमारे अंदर ऑक्सीजन की क्या हो गई है, कमी। तो वो किसको बोलता है, अगर ऑक्सीजन की कमी हुई है तो अपन क्या करेंगे, अंतःशोषण ना, तो डीआरजी को मैसेज भेजेंगे कि यार आप अंतःशोषण को बढ़ा दो, है ना, अंतःशोषण की क्रिया को क्या कर दो, बढ़ा दो। जो अपने अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई है वो क्या हो जाएगी, वापस से बढ़ जाएगी। किसकी वजह से बढ़ेगी, तो डीआरजी की वजह से, है ना। डीआरजी को क्या किया, अरे ये एपन्यूस्टिक सेंटर ने इसको मैसेज बोला, है ना, कि अपने अंदर ऑक्सीजन की कमी है, तो क्या करो, इसको बढ़ा दो। अब क्या होता है कि इसने तो मैसेज भेज दिया, बट जहां तक इसके पास मैसेज नहीं जाए कि बस अब अपनी जो ऑक्सीजन की कमी हुई थी वो पूरी हो गई है ना, वो अगर मान लो इसके पास कोई मैसेज गया ही नहीं, तो ये तो बार बार बढ़ाई जा रहा है, बढ़ाई जा रहा है, आप हांफने लग जाओगे, है ना, जोर जोर से सांस लेने लग जाओगे, लोग बोलेंगे पागल है क्या, है ना। तो वो चीज नहीं हो, इसके लिए एपन्यूस्टिक सेंटर क्या बोलता है, ये एपन्यूस्टिक सेंटर इसको बोलता है वापिस किसको, न्यूमोटेक्सिक सेंटर को, कि भाई ऑक्सीजन की कमी पूरी हो गई है ना। अब ऑक्सीजन की कमी जो थी वो पूरी हो गई, तो एपन्यूस्टिक सेंटर किसको मैसेज भेजता है, किसको भेजेगा, इसको भेजेगा या इसको भेजेगा, अरे इसी को भेजेगा ना, कि कमी पूरी हो गई है, तो आप क्या करो, अंतःशोषण को कम कर दो, है ना। अब यहाँ पे कुछ 3 पॉइंट्स में मैंने एक्सप्लेन किया कैसे इसको बोला जाता है इंग्लिश में भी। ये क्या होता है, मेनली मेडुला में पाए जाते हैं, है ना। ये भी क्या होता है, ये भी अपना मेडुला में ही पाया जाता है। कौन, वीआरजी और डीआरजी दोनों कहां मिलेंगे आपको, मेडुला के अंदर, है ना। अब देखते हैं डीआरजी क्या होता है, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, है ना। अब ये न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन मतलब तंतु, है ना, तंत्रिका तंतु, है ना, तंत्रिका तंतु। अब ये क्या होता है कि ये जो न्यूरॉन होते हैं ना, अब यार एक चीज है ना, कि यार जो कमी हुई है आपको, आपकी सेल्स के अंदर, आपकी कोशिकाओं के अंदर, उस मैसेज को कौन लेके आता है, तो ये तंत्रिका तंतु जो होते हैं ये लेके आते हैं। कहां लेके आएंगे, सबसे पहले तो यहां लाएंगे, कहां पे, न्यूमोटेक्सिक सेंटर के अंदर। अगर कमी हुई है तो भी यहां लाएंगे, अगर ज्यादा हो गया है तो ये वीआरजीबी कहां लेके आएगा, न्यूमोटेक्सिक सेंटर के पास, है ना। फिर ये न्यूमोटेक्सिक सेंटर, सॉरी ये वीआरजी डीआरजी नहीं, ये लेके आएंगे, तंत्रिका तंतु जो होते हैं वो क्या करेंगे, जो कमी हुई है या जो बड़ी है ना,
जो ऑक्सीजन की अमाउंट या तो कम हो गया है या फिर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो ज्यादा हो गई है ना, उस मैसेज को कौन लेके आते हैं? तो ये तंत्रिका तंतु है ना, किसके पास लेके आते हैं? तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर के पास। उसके बाद न्यूमोटैक्सिक सेंटर का काम चालू होता है ना। क्या काम करेगा? अगर आपके शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी है तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की मात्रा किसी हो गई है? कम, है ना। तो ये क्या बोलता है कि आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी है, तो किसको? डीआरजी को एक्टिव करेगा या वीआरजी को? अब बताओ अंत शोषण कौन कर रहा है? डीआरजी। तो एक्टिव कौन होगा? डीआरजी, है ना। डीआरजी एक्टिव होगा तो क्या होगा? इंस्पायरेटरी न्यूरॉन, है ना। अरे यही होंगे ना, तंत्रिका तंतु वर्क करने लग जाएंगे, कार्य करने लग जाएंगे, उसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है इंस्पिरेशन, है ना, उसकी वजह से बढ़ जाता है अंतःशोषण, है ना। अब यही आओ कि जब आपके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है और कमी किसकी हो गई है? कार्बन डाइऑक्साइड की, है ना। तो अब उसको उसको कैसे करोगे? फिर एक्टिव करेगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर किसको? वीआरजी को, है ना। वीआरजी क्या करेगा? निशोषण करेगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर के अंदर ज्यादा हुई थी उसको तंत्रिका तंतु के थ्रू मैसेज आएगा, और वो क्या करेगा? एक्सपायरेटरी न्यूरॉन मतलब तंत्रिका, जो निश्वसनीय तंत्रिका तंतु है वो अपना कार्य करेंगे और निश्वसन की जो गति है उसको क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, इंक्रीज द इंस्पिरेशन, है ना। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके ऊतक से आपकी कुपिका के स्तर पर ज्यादा हुए थे वो क्या हो जाते हैं? कम। आ गया समझ में? कॉपी कर लो। अब अपन इस चैप्टर का जो अध्याय का जो अंत है ना, वो अंत से ऐसा है कि जैसे अपन ने पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं चीजें पढ़ी, है ना। अब यार ऐसा हो कि जो चीज होनी चाहिए वो नहीं हो, है ना, उसकी वजह से कोई ना कोई अपने अंदर विकार आ जाए, है ना, कोई डिसऑर्डर आ जाए, है ना, तो उन चीजों को भी तो देखना पड़ेगा। तो अपन देखेंगे श्वसन के विकार या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, है ना, कि क्या क्या बीमारियां हो सकती है अपने श्वसन से रिलेटेड, है ना, उससे जुड़ी हुई क्या क्या बीमारी हो सकती है। उसमें अपन सबसे पहले देखेंगे दमा, या उसी को बोला जाता है अस्थमा, है ना। तो अगर देखा जाए ये दमा या अस्थमा क्या होता है? एक तरीके की क्या होती है? एलर्जी की अवस्था होती है ना। अब यार एलर्जी की अवस्था होती है तो ये तो आप देखोगे कि यार एलर्जी तो ऐसी है कि किसी भी चीज से हो सकती है ना। जिससे बहुत सारों को क्या होता है कि आप जब धूप में निकलते हो ना तो पूरी बॉडी में क्या होती है? खुजली चलने लग जाती है ना, है ना, इचिंग होने लग जाती है। तो उन्हीं वो भी एक तरीके की क्या है? एलर्जी है ना। बहुत सारों को क्या होता है कि जिससे क्या हो, जहां पे डस्ट हुई ना, जहां पे धूल उड़ रही तो वहां पे उनको है ना छींक आने लग जाती है ना, स्नीजिंग होने लग जाती है। तो वो भी क्या है? एक तरीके की क्या है? एलर्जी। ऐसे ही देखा जाए या दमा या अस्थमा भी ये एक प्रकार का क्या है? एलर्जी है। अब यार इस एलर्जी में होता क्या है ना, तो अस्थमा में सांस लेने में क्या हो जाती है अपन को? कठिनाई, है ना, ऐसा दम घुटने लग जाता है ना, अपन प्रॉपर वे में सांस नहीं ले, मतलब सही ढंग से अपन सांस नहीं ले पाते, है ना। वो क्या है? एक एलर्जी का प्रकार है। अब क्या होता है कि अस्थमा में अब मेनली देखा जाए कि आपका इतना बड़ा श्वसन तंत्र है तो उसमें ये एलर्जी होती कहां पे, है ना। तो आपने देखा होगा कि अपने मुंह से अपन, अपने नाक से अपन ने सांस को लिया, है ना, वायु को अंदर लिया, वायु कहां पहुंची? फिर एक ग्रसनी थी, है ना, फिर कंठ था, है ना, फिर कंठ के बाद तो थी श्वास नली, है ना, श्वास नली की जाने के बाद, है ना, पांचवें कशेरुक पे जाके, है ना, फिफ्थ थोरेसिक कैच के पास, है ना, वहां जाने के बाद एक प्रथम प्रथम है ना, प्रथम श्वसनिकाओं में क्या हो रही थी? विभाजित हो रही थी, है ना। तो वहां पे श्वसनी एवं श्वसनिका, है ना, जो श्वसनी है और श्वसनिका है वहां पे क्या आ जाती है? शोध, है ना, शोध मतलब सूजन, है ना, ये वाला सूजन या स्वेलिंग आ जाती है। उसके कारण क्या होती है? एक घरघराहट होने लग जाती है ना। जब आप सांस लेते हो तो एक घरघराहट सा अपन को फील होता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि यार कहीं ना कहीं, है ना, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो, कहीं ना कहीं आपकी जो वायु है अटक रही हो, है ना, किसी जगह जाके आपके गले के अंदर, है ना, वो वाली फील आती है ना, ऐसा अपन को लगता है। अब क्या होता है कि ओरिजिनली प्रॉब्लम कहां से क्रिएट हुई, है ना, ऐसे देखते हैं। जैसे आपका बोन मैरो, आप बोलोगे सर बोन मैरो, बोन, बोन को तो जानते होगे ना भाई, हड्डी, है ना, आपकी हड्डी के अंदर क्या बनता है? आपका रक्त, है ना। अब रक्त के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, बहुत सारी चीजें, है ना।
अब उन सब में से एक चीज कौन सी वाली, आपकी WBC। अब इन WBC के अंदर क्या होता है, एक एलर्जिक सब्सटेंस होता है ना, एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है हिस्टामिन, है ना। ये हिस्टामिन का एक स्त्रावण होता है। कब स्त्रावण होता है, जब कोई एलर्जिक अवस्था होती है अपने शरीर के अंदर, है ना। तो क्या होगा कि अपने शरीर के अंदर जहां पे हुआ है वहां क्या होता है, आपका हिस्टामिन क्या होता है, बढ़ जाता है ना, उसका स्त्रावण होगा तो वो वहां पे क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब कहां पे बढ़ रहा है, तो आपकी श्वसनी एवं श्वसनिकाओं में, है ना। आपकी श्वसनी और श्वसनिकाओं में हिस्टामिन क्या हो गया है, बढ़ गया है। अगर हिस्टामिन बढ़ता है तो क्या आता है, वहां पे सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, किस जगह पे, श्वसनी एवं श्वसनिकाओं में। अब इस सूजन की वजह से क्या होता है, सांस लेने में क्या होने लग जाती है अपन को, कठिनाई, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अस्थमा, है ना। ये तो अपन ने बीमारी पढ़ ली। तो अब अपन क्या करेंगे, अब यार इस बीमारी से लड़ने के लिए कोई ना कोई तो दवाई होगी ना। तो अपन क्या करते हैं, अगर एलर्जी हुई है तो अपन एंटी एलर्जिक ड्रग लेंगे और उससे क्या होगा, ये एक्टिविटी सप्रेस हो जाएगी। मतलब क्या होगा कि जब आप टेबलेट लोगे तो ये जो हिस्टामिन बढ़ा था वो लेवल वापिस से क्या हो जाएगा, कम। लेवल कम हो गया तो आपकी श्वसनी और श्वसनिकाओं में जो सूजन आई थी वो वापिस से कैसी हो जाएगी, कम, और आप फिर अच्छे से सांस ले पाओगे। ठीक है, लिख लो। हेलो फ्रेंड्स, कल अपन ने देखा था कि आप अस्थमा के बारे में पढ़ लिया था, है ना। उसके बाद अपना जो अगर अगली वाली जो बीमारी आती है ना, उसको अपन बोलते हैं श्वसनीय शोथ, है ना। श्वसनीय शोथ क्या होता है कि जैसे आपकी जो श्वसनी होती है उसके अंदर क्या हो जाती है कि हल्की हल्की सी क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है ना। अब ऐसा किस वजह से हो रहा है तो वो देखेंगे। क्या होता है कि जो आपकी श्वसनी की शोध है ना, क्या होता है कि जिसके विशेष लक्षण क्या होते हैं कि आपकी श्वसनी के अंदर एक तो सूजन आ जाती है, दूसरी चीज क्या होती है, उसके अंदर हल्की हल्की से अपन को क्या होने लग जाती है, जलन जैसी फील होने लग जाती है ना। ऐसा लगता है कि अंदर है ना कुछ चुभ रहा है अपन को, है ना। बट क्या होगा, अब क्या होता है कि उस वजह से क्या होता है कि आपको लगातार खांसी आने लग जाती है ना, बहुत ज्यादा टाइम से। इसे 4-5 खांसी नहीं आएगी, मतलब कि ऐसा लगेगा कि 4-5 घंटे तक कंटिन्यू, है ना, खांसी 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 खांसी, है ना। तो वो चीज होगी, उसी को बोला जाता है श्वसनीय शोथ, है ना। या फिर इसको बोला जाता है ब्रोंकियोटाइटिस, है ना, ब्रोंकियोटाइटिस, है ना। जब क्या होता है कि किसी वर्ड के लास्ट में आइटिस लग जाए ना, आईटीज, है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ये कहीं ना कहीं सूजन से रिलेटेड है, स्वेलिंग से, है ना। कहीं ना कहीं कहां से जुड़ा हुआ है, जैसे बहुत सारी, जैसे मेनिंजाइटिस, है ना, और इंसेफेलाइटिस, है ना। आइटिस आइटिस जैसे मेनिंजाइटिस मतलब आपका जो ब्रेन है ना, उसकी जो बाहर की जो कवरिंग होती है ना, जो भित्ति होती है, उसको बोला जाता है मेनिंजिस। जब क्या होता है उस मेनिंजिस के अंदर स्वेलिंग आ जाती है ना, तो उसको अपन बोलते हैं मेनिंजाइटिस, है ना। जब आपकी जो ब्रेन की ऊपर वाली लेयर, मतलब आपका जो मस्तिष्क है उसके ऊपर वाली परत के ऊपर जब स्वेलिंग आ जाए या फिर सूजन आ जाए, उसको अपन बोलते हैं इंसेफेलाइटिस, है ना। तो आइटिस का मतलब क्या होता है कि सूजन, है ना, किस जगह पे आ रही है उस वर्ड से उसको रिलेट किया जाता है। ठीक है, अगला वाला जो आता है वो आता है अपना इम्फाइसीमा, या उसी को बोला जाता है वास्तिफिति, है ना। क्या है, एम्फाइसीमा, है ना। अब ये होता क्या है, अब क्या होता है कि मेनली किस वजह से होता है, तो इसका रीजन जाता है कि धूम्रपान इसका मुख्य कारण होता है ना। स्मोकिंग, है ना, धूम्रपान क्या है, उस वजह से क्या होता है वो चीजें देखते हैं। अब क्या होता है कि निश्चित चिरकालिक होता है ना, निश्चित चिरकालिक रोग है ना। अब क्या होता है कि मेनली जिस वजह से होता है वो क्या है, आपका धूम्रपान, है ना। अब क्या होता है कि जिससे जो कुपिका की भित्ति होती है ना, उसकी क्षतिग्रस्त हो जाती है ना। क्षतिग्रस्त मतलब नष्ट हो जाती है ना। मैंने कुछ आपको इस तरीके से बताया था कि अपनी कुपिका ऐसी होती है, कुछ बलून जैसा स्ट्रक्चर। ये क्या होती है कि ये जो है ना, इसकी भित्ति है वो क्या हो जाती है, क्षतिग्रस्त, मतलब डैमेज हो जाती है, खराब हो जाती है ना। अब मान लो यार, अगर ये यहाँ पे भित्ति नहीं है तो क्या आपने जो वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण की है उसका क्या अवशोषण हो पाएगा, उसका कुछ विनिमय हो पाएगा, क्या नहीं, है ना। अब वो विनिमय नहीं हो पा रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की क्या आ जाएगी,
कमी, है ना, कमी आ गई। तो उस वजह से जो आपको बीमारी होगी ना उसको अपन बोलेंगे एम्फाइसीमा, है ना। एम्फाइसीमा का मुख्य कारण पूछा जाता है नीड में, क्या आएगा, स्मोकिंग, है ना, धूम्रपान। अब क्या होता है कि जिससे गैसों के विनिमय के लिए जो सतह रहती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है ना। अब जितनी सतह थी वो क्या हो गई, खराब, है ना, अरे क्षतिग्रस्त हो गई, है ना। तो वहां पे क्या होगा, आपको उतनी सतह अवशोषण के लिए नहीं मिलेगी, है ना। मतलब जितनी सतह अपन चाहते थे वो क्या हो गई, कम हो गई, घट गई, है ना। इसी को बोला जाता है एम्फाइसीमा। नेक्स्ट अपन देखते हैं जिसको बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस, है ना, ट्यूबरक्लोसिस। अब ये तो आप बोलोगे सर नया है, बट क्या होता है कि मेनली जो इसको प्रोनाउंसिएशन में आता है ना उसको बोलते हैं अपन टीबी। क्या बोलते हैं, टी और बी, तो यही है वो, है ना, ट्यूबरक्लोसिस, है ना। अब ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो क्या होता है कि एक जीवाणु जनित होता है। मतलब क्या होता है कि एक जीवाणु होता है जिसकी वजह से ये रोग होता है ना। कौन सा होता है वो जीवाणु, तो वो होता है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अगर बैक्टीरियम बोला है मतलब इस बीमारी को कौन करवाएगा, कोई बैक्टीरिया। उसकी जो क्लास है वो क्या है, माइकोबैक्टीरियम, है ना। अब इसको ट्यूबरक्लोसिस, इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसके लिए बीमारी को भी क्या नाम दे दिया, ट्यूबरक्लोसिस। अब क्या होता है कि इस बीमारी में क्या होता है कि यह जीवाणु फेफड़ों को क्या करता है, प्रभावित, है ना। याद रखना ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस खाली आपके फेफड़ों को ही प्रभावित करेगा, है ना। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आपके शरीर के किस अंग को प्रभावित करेगा। 4 ऑप्शन देगा, ए ऑप्शन आपका हृदय, बी ऑप्शन फेफड़े, सी ऑप्शन आपकी किडनी, है ना, और डी ऑप्शन देगा आपका ब्रेन। तो आंसर क्या जाना चाहिए, या फिर सॉरी डी ऑप्शन देगा ऑल ऑफ दिस, है ना। तो अपन को ऑल ऑफ दिस नहीं लगाना है, ये खाली एक ही अंग को प्रभावित करता है, वो कौन है, आपके फेफड़ों को, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब क्या होता है कि जो अंत में एक जो लास्ट बचता है उसको बोलते हैं अपन व्यावसायिक श्वसन रोग, है ना। व्यावसायिक श्वसन रोग क्या होते हैं कि जैसे इसको इंग्लिश में बोला जाता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, है ना। ऑक्यूपेशन मतलब कि आपका व्यवसाय क्या है, आप कहाँ काम करते हो, जहां आप काम करते हो वहां पे आपको कैसा वातावरण मिलता है, उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है ना। तो वहां पे एक जो बीमारी होती है जिसको बोलते हैं अपन सिलिकोसिस, है ना, सिलिकोसिस। अब यार ये सिलिकोसिस क्या है ना, तो इसका नाम आता है आप सिलिका, है ना। अब यार सिलिका की क्या बनती है, तो आपने देखी होगी फर्श होगी, जो पट्टी हो गई, है ना। तो ये एक तरीके का क्या होता है, पत्थर होता है ना। तो मेनली क्या होता है, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, व्यवसाय से रिलेटेड है। तो ये उन लोगों को होगी जो क्या करते हैं, पत्थर को घिसने का, तोड़ने का, पीसने का काम करते हो, है ना। तो ये कैसे होगी, मान लो कोई व्यक्ति है जो खदान के अंदर काम करता है ना, जमीन के नीचे बहुत सारी जहां पे पत्थर हो वहां पे घिसने तोड़ने का। अब क्या होता है कि वहां पे जो वायु होगी उसके अंदर इन सिलिकॉन्स के छोटे छोटे कण, है ना, मतलब जो पत्थर है उसके छोटे छोटे कण को तो अपन सिलिकॉन ही बोलेंगे ना। तो सिलिकॉन के कण क्या होते हैं, आपका जो क्या बोलते हैं श्वसन तंत्र होता है वो इतना ज्यादा उसके आगे प्रभावित नहीं कर पाता है ना। मतलब क्या कि जो कण वगैरह आपकी वायु के थ्रू आपके शरीर के अंदर जा रहे हैं उसको नष्ट नहीं कर पाता है ना। अगर वो नष्ट नहीं कर पाएगा तो ये जो कण होते हैं ना पत्थरों के, वो क्या होंगे, आपकी कुपिकाओं में जाके क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे, है ना। कुपिकाओं के अंदर जम गए, जिसे ऐसे देख सकते हैं कि ये आपकी कुपिका थी और ये वायु के कण ऐसे आके क्या होगा, यहाँ पे जम गए। अब उसकी वजह से क्या होगी कि आपकी जो कुपिका है उसकी सतह क्या हो जाती है, कम हो जाती है, घट जाती है ना। अब क्या हो गया, अब सतह जो थी आपकी वो घट गई, है ना। तो मतलब गैस के अवशोषण के लिए कहीं ना कहीं क्या होगी, कमी होगी, है ना। उसकी वजह से क्या होता है, मान लो आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की हो गई कमी, है ना। तो आप क्या करोगे, आप जल्दी जल्दी अंतः शोषण करोगे, है ना, मतलब स्पीड स्पीड से। अब जिसकी वजह से है ना
मतलब लोग बोलेंगे कि यार इसको कोई ना कोई बीमारी है ना, तो उस बीमारी को क्या रिलेट करते हैं अपन, कोई व्यावसायिक श्वसन रोग, या फिर उसको स्पेसिफिक पढ़ा जाए कि यार ये कौन सी बीमारी है, तो उसको बोलते हैं सिलिकोसिस, है ना। देखते हैं, पत्थर घिसने वाले तथा तोड़ने वाले कारखानों में पत्थर के छोटे छोटे कण जो कि सिलिका से निर्मित होते हैं, है ना। मैंने अभी बताया आपको, जो कर्मचारी श्वसन लेने के दौरान क्या करते हैं, उनकी कुपिकाओं में एकत्रित हो जाते हैं, है ना। मतलब उन्होंने जब श्वसन श्वास ली, है ना, उस टाइम क्या हुआ, वो छोटे छोटे कण जो सिलिका के थे वो क्या होते हैं, उनकी कुपिकाओं में जाके क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, जैसे हुए ना यहाँ पे। अब उस एकत्रित होने की वजह से कहीं ना कहीं क्या होता है कि आपकी जो वायु है, आपकी जो ऑक्सीजन है, उसका विनिमय नहीं हो पाएगा। कहां पे नहीं हो पाएगा, तो भाई आपके रक्त के अंदर, आपकी टिश्यू के लेवल पे, आपके उत्तक के लेवल पे अगर ऑक्सीजन उत्तक के पास नहीं पहुंची तो क्या प्रॉब्लम होगी, अरे मेन प्रॉब्लम होगी ना। आपने जो खाना खाया है वो आप स्टोर ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि अपन ने ऑक्सीजन का यूज किसके लिए किया था, ऊर्जा को बनाने के लिए, है ना। जब अपन काम करेंगे तो अपन को ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, तो उसी के लिए, ठीक है। आया समझ में। अब क्या होता है कि ये कुछ दो फुल फॉर्म दिए हैं मैंने, है ना। अब ये क्या होता है कि आपके सिलेबस से थोड़ा सा क्या है ऊपर, है ना। जब मान लो आपका नीट में सिलेक्ट हो गया, है ना, मेरे जैसे, उसके बाद क्या होगा कि आप भी क्या होगा कि कोई ना कोई एमबीबीएस में जाने के बाद ये जो लेवल है ना वो बढ़ जाता है ना। तो वहां पे कोई ऐसा ट्यूबरक्लोसिस, इनके बारे में एक एक चैप्टर हो जाते हैं पूरे, है ना। ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पूरा एक अलग चैप्टर, है ना। तो ये मजा कब आया होगा, जब आप 9th में बस खाली श्वसन पढ़ा होगा। अब पूरे श्वसन का क्या आ गया चैप्टर, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक डिजीज पढ़ी है, उसका चैप्टर पढ़ोगे पूरा, है ना, जब आपकी एमबीबीएस की जो जर्नी होगी उसमें, है ना, बहुत मजा आएगा। अब क्या होता है, एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं सीओपीडी, है ना। सीओपीडी मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। क्या बोला है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, है ना। क्रोनिक मतलब क्या होता है कि बहुत छोटा सा, है ना। ऑब्स्ट्रक्टिव क्या होता है कि जब आपको सांस लेने में क्या होने लग जाए, प्रॉब्लम, है ना। पल्मोनरी का मतलब होता है, मैंने पहले ही बताया था कि कहीं ना कहीं आपके फेफड़ों से जुड़ा हुआ था, है ना। मतलब जैसे आपके हार्ट के लिए, आपके हृदय के लिए अपन जो वर्ड यूज करते हैं वो होते हैं कार्डियक, ऐसे ही आपके जो फेफड़े होते हैं उसके लिए वर्ड यूज करते हैं अपन पल्मोनरी। जो पल्मोनरी जैसे क्या होता है, हार्ट से जो लंग्स के पास ब्लड लेके आती है उसको अपन क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेना केवा, है ना। ऐसा होता है ना। हाँ, तो वही पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, तो ये कहीं ना कहीं आपके फेफड़ों से रिलेटेड है। और डिसऑर्डर, डिसऑर्डर तो मैंने अभी बताया, विकार, है ना, वही चीज। नेक्स्ट वन आता है, ये क्या होता है, ये इसके लिए लिखवा रहा हूं कि क्या होता है कि ये मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि सीओपीडी का फुल फॉर्म क्या है, या फिर सार्स का, है ना, SARS। तो ये होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, है ना। अब आप बोलोगे सर एक को आपने डिसऑर्डर बोला और एक को आपने सिंड्रोम बोला, है ना, तो दोनों का मतलब अलग अलग है। डिसऑर्डर मतलब एक स्पेसिफिक बीमारी बता रहा है, बट अगर कोई चीज के लिए सिंड्रोम यूज किया है उसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज। मतलब उस जिस बंदे को ये चीज हुई है उसको खाली एक ही बीमारी नहीं है, बहुत सारी बीमारी, जिसे बोला जाता है ना एड्स, है ना, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, है ना। अब जिसको एड्स हुआ है उसको जरूरी नहीं कि HIV वायरस से ही उसकी डेथ होगी, है ना। सिंड्रोम का मतलब होता है कि उस वजह से उसको बहुत सारी डिजीज अफेक्ट करेगी, है ना, उसको बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज बोलिए कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, है ना, उसको बहुत सारी क्या होगी बीमारियां, ठीक है। क्लियर है सारी चीजें, कॉपी कर लो।